तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो पहला लॉ क्या कहता है रेडियो एक्टिविटी का? ये कहता है कि रेडियो एक्टिविटी जो फेनोमेना है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है वो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस कोई टाइम नहीं लेती है होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास यूरेनियम पड़ा हुआ है वो भी रेस्ट कर रहा है, नहीं अभी नहीं, हमने रेडिएशन निकालनी है, आज मंगलवार है बुधवार को निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन समिट होनी ही होनी है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन पे ये जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना है ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन पे रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना डिपेंड नहीं करता। तो जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना है वो क्या है? वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लिख लिया आप लोगों ने? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जब आपके पास एक रेडियो आइसोटोप पड़ा हुआ है या जो कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है वो 3 तरह की रेडिएशन एमिट कर सकता है ना। कौन कौन सी? अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। ये लॉ ये कहता है कि जो आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है, कोई भी कह सकते हैं, रेडियो आइसोटोप भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये एक समय में एक ही तरह की रेडिएशन एमिट करेगा। या तो अल्फा रे को एमिट कर रहा होगा या फिर बीटा को कर रहा होगा, या तो अल्फा को कर रहा होगा या बीटा को कर रहा होगा। एक रिएक्शन में, अब इसकी रिएक्शन भी होती हैं, एक रिएक्शन में, एक स्टेप में ये एक ही रे को निकालेगा, या अल्फा या बीटा। ऐसा नहीं है कि इसने एक बार रिएक्शन शो की और उसमें अल्फा रे को भी एमिट कर दिया, बीटा को भी एमिट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड लॉ का ये कहता है कि ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ओनली अल्फा रे और बीटा रे एमिटेड, आइदर अल्फा रे और बीटा रे एमिटेड, या तो अल्फा रे एमिट होगी या बीटा रे एमिट होगी, ठीक है। क्या 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 हो सकता है? या तो अल्फा रे एमिट हो सकती है या बीटा रे एमिट हो सकती है, दोनों इकट्ठी एमिट नहीं हो सकती है। एक ही रिएक्शन में अल्फा भी निकल रही है बीटा भी निकल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिएक्शन हुई, एक बार डिसइंटीग्रेट किया उसने तो अल्फा रे निकाला, फिर से डिसइंटीग्रेट किया तो बीटा रे को एमिट किया, ठीक है, विद हाई एनर्जी। और वो हाई एनर्जी कौन हो सकता है? गामा रेज भी हो सकती है। क्लियर? समझ आ गया? ये इसका सेकंड लॉ था। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है इसका रेडियो एक्टिविटी का? थर्ड लॉ ये कहता है कि जब आपके पास कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसमें से जब अल्फा रे एमिट होती है, मुझे बताओ अल्फा रे होती क्या है? अल्फा रे किससे रिजेंबल करती थी? हीलियम के न्यूक्लियस, है ना। क्या होता था इसका मास नंबर? अल्फा रे कुछ इस तरह की है, हीलियम, है ना। अब जब एक आपके पास एक सब्सटेंस है उसमें से जब अल्फा रे एमिट हो रही है तो फिर वो सब्सटेंस जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना टाइम कम हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि ये एमिट हो गया ना उसमें से, और मास नंबर कितना कम हो जाएगा? 4 टाइम्स। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से जब क्या हो रहा होगा, उसमें से जब अल्फा रे एमिट हो रही होगी तो वो जो आपके पास एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा? A-2, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हो जाएगा और जो मास नंबर है वो 4 टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एक न्यूक्लियस आपका है ना, उस न्यूक्लियस में से हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है तो भैया उसमें उसका फिर एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा और मास नंबर भी कम हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है बताइए? ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से जब अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएगा तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो एटॉमिक नंबर है उसका वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा और मास नंबर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये है हमारा अगला लॉ, लिख लीजिए इसको। जब भी हमारे पास कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है, उसमें से जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हो जाता है और मास नंबर 4 टाइम कम हो जाता है। एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात करता हूं। जैसे यूरेनियम 92-236 इसका एक आइसोटोप है यूरेनियम का, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें से अगर मैं कहता हूं अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, माइनस अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना, तो अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो देखिए जो अब इसकी वजह से, इस अल्फा पार्टिकल के एमिशन की वजह से जो सब्सटेंस बनेगा, मान लो ऐसे ही है कोई सब्सटेंस X, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 92 है ना। ये कितना बन जाएगा? ये 90 हो गया। क्यों? एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हो गया और मास नंबर 2 टाइम्स मतलब 2 तो 2 टाइम्स करके इसका क्या कर रही है? हाँ तो 2 टाइम्स ही है, 2 ही कम हुआ और क्या हुआ? 2 नंबर कम हुआ उसका। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका? 90 और एटॉमिक मास कितना आ गया? 232 आ गया। तो जब भी एक हमारे पास यूरेनियम होगा या कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसमें से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो देखिए क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम हो गया और मास नंबर 4 टाइम्स कम हो गया।
है ना। तो ये देखो 92 का 90 पहुंच गया, ये 236 का क्या बन गया 232 पहुंच गया। ये आपका थर्ड लॉ है रेडियो एक्टिविटी का, लिख लीजिए इसको। हाँ 2 टाइम्स की जगह से बोलते तो डिक्रीज बाय 2 एंड डिक्रीज बाय 4। हाँ वो थोड़ा लैंग्वेज में उस तरह से हो सकता है कि आपको लगे कि 2 टाइम्स डबल हो गया। लिख लिया सूर्यांशी, समझ आ गया आपको? जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 4, ऐसे बोलना है, ठीक है। संजम जी पता चल गया? तो जब भी हमारे पास देखो थर्ड लॉ ये कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, उसमें से जब अल्फा रे एमिट होती है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 4। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या कर दिया, यूरेनियम देख लिया यहाँ पर, यूरेनियम 92 236 एक यूरेनियम का आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए तो इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज हो गया बाय 4। एटॉमिक नंबर कैसे डिक्रीज हुआ, बाय 2, है ना। तो मास नंबर कितना डिक्रीज हो गया, बाय 4। तो ये हमारे पास थर्ड लॉ है किसका, रेडियो एक्टिविटी का। फोर्थ लॉ क्या कहता है, लिखिए फोर्थ लॉ के बारे में थोड़ा सा। फोर्थ लॉ ये कहता है कि जब आपके उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएंगे, क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएंगे तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यूरेनियम को ले लेते हैं फिर से, 92 236 है, अगर यही यूरेनियम बीटा पार्टिकल को एमिट करता, अगर यही यूरेनियम बीटा पार्टिकल को एमिट करता तो हमारे पास क्या हो जाता, ये 93 236 बन जाता। तो इसका क्या बन जाता है 1, एक जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1 और मास नंबर सेम रहता है, ठीक है। क्या चीज़ इंक्रीज होती है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास मास नंबर क्या हो जाता है, वो सेम रहता है। तो बीटा पार्टिकल जब एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है। ये आगे 4 लॉज इसके। अब 5वां बढ़ते हैं। पहले इन 4 को फिर से रिवाइज करिए, बताइए। पहला क्या कहता था, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एनी एक्सटर्नल फैक्टर। सेकंड क्या कहता है, एक बार जब रिएक्शन होगी तो या तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा या बीटा एमिट होगा विद एनर्जी, हाई एनर्जी, ठीक है, गामा रेज जिसको हम कह सकते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड कहता है कि जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 और जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये 4 लॉज है। अब हमारे पास 5वां जो लॉ है उसको थोड़ा हेडिंग अलग से दीजिए क्योंकि वो आपको अलग से पूछा जाएगा। डीके लॉ क्या कहता है, डीके लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, डिसइंटीग्रेशन मतलब वो क्या रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पे यूरेनियम जब अल्फा रे को एमिट कर रहा है तो वो यूरेनियम रह रहा है क्या, वो तो कुछ और ही बन गया है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 90 है, मास नंबर क्या है 232 है। तो यानी कि रेडियो एक्टिविटी में क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक्चुअल जो एलिमेंट है आफ्टर शोइंग रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना वो खुद अपने आप को खत्म कर रहा है ना, खुद वो नहीं रह रहा, वो यूरेनियम नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है ना, डिके कर रहा है अपने आप को, अपने डेथ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है ये। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि किस रफ्तार से खत्म कर रहा है, ये किस स्पीड से खत्म कर रहा है, खत्म तो कर ही रहा है लेकिन व्हाट इज द स्पीड। अब केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि स्पीड को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन। उस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है, अगर समझना चाहे उसको तो एक तरह की स्पीड ही होती है रिएक्शन की। वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये डिसइंटीग्रेट तो कर ही रहा है बट कितनी स्पीड से। ये तो डिसइंटीग्रेट तो करना है इसने बट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। उसी स्पीड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, उस टाइम कितना उसके पास अमाउंट प्रेजेंट है। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम, प्रेजेंट एट दैट टाइम,
ठीक है। तो डीके लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कितनी स्पीड से उसने अपने आप को खत्म करना है, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस समय वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना है, उसकी क्या अमाउंट है, क्या नंबर है, उस पर डिपेंड करता है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी उसके पास हैं, इस पर डिपेंड करता है। समझाइए मेरी बात, क्या कहता है ये डीके लॉ? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। कि जो डिसइंटीग्रेशन है, जो खत्म होने की जो स्पीड है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास उस टाइम कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितने कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी स्पीड कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस इसलिए लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज़ खत्म हो रही है, बन नहीं रही है, खत्म हो रही है। तो उस खत्म होने को कैसे दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो कम होते जा रहा है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी कि dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। यानी कि ये जो है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सपोज करो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे डिसइंटीग्रेट करते हैं, कितनी स्पीड से डिसइंटीग्रेट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खुद वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितनी अमाउंट है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। ठीक है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है जिसमें चीज़ कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो आपके पास सब्सटेंस है उसकी कमी हो रही है, तो इसीलिए उस कमी को कैसे बता रहे हैं हम लोग? नेगेटिव से बता रहे हैं। अगर बढ़ रही होती है तो फिर नहीं लिखते नेगेटिव। क्लियर, समझ आ गया? लिखो उसको, -dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। तो देखिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, दैट इज -dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब मुझे बताओ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाना है तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? माइनस लिखूँ यहाँ पे dN/dt, क्या लिखूंगा यहाँ पे? एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, उसका नाम है लैम्डा। क्या नाम है? और इस लैम्डा को क्या बोलेंगे? ये लैम्डा क्या है? इट इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है ये? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज दिस लैम्डा? इट इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब हमें आगे ड्राइव करनी है ये एक्सप्रेशन। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, dN/n, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं इसको ड्राइव करने के लिए। और ऐसे लिख दूं, क्या कोई परेशानी? ठीक है, dN के नीचे यहाँ पे n लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से देखो, dN के नीचे यहाँ पे n लिख दिया, लैम्डा इस dt को यहाँ लिख दिया, -n इस तरफ लिख दिया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अब हमने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। करो इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां लिख दूं, यहां आ गया इंटीग्रेशन dN/n, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस में है ना, ये माइनस भी है, लैम्डा dt। एक एक स्टेप समझो और लिखते जाइए। यहां तक समझ आ गया? अब ये कौन सी इंटीग्रेशन है? डेफिनेट है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है? इनडेफिनेट इंटीग्रल है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल जब हम करते हैं किसी चीज की, जो भी मैथ जिनका है तो उनको पता होगा, उन्होंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा, तो आपको पता है इंटीग्रेशन जब करते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की, तो साथ में कांस्टेंट भी लिखना पड़ता है आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन। अब मुझे बताइए, और साथ में आपको पता है इसका क्या आंसर आएगा इंटीग्रेशन में? बताइए, देखो इंटीग्रेशन 1/x dx, क्या आंसर आता है? log x आता है ना। ठीक है, तो ये जो log होता है, log भी दो तरह के होते हैं, पता है तुम लोगों को? log भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कौन कौन है? जय साहब, कहाँ है हमारे जय साहब? हाँ जय साहब, दो तरह के लॉग होते हैं, है ना? वेरी गुड, इसका बनाया पुल कभी नहीं टूटेगा। log टू द बेस 10 एंड log टू द बेस e। और यहाँ पे हम लोग कौन सा log यूज कर रहे होते हैं? log टू द बेस e। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? log टू द बेस e, और साथ में क्या आ जाएगा? n, ये इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो लैम्डा कांस्टेंट है, ये बाहर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल खत्म, तो क्या आ जाएगा? t। लेकिन क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमको एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? जय साहब को समझ आ गया होगा, डॉक्टर साहब आ गया समझ? ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक? अब एक काम करते हैं यार, ये कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या है ये पता नहीं है ना, तो उसको पता करते हैं पहले, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो सपोज करते हैं कि सब टाइम t = 0 था, जब टाइम t = 0 था, जब आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू की, उस टाइम जो अमाउंट है सब्सटेंस की, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के, वो कितने n0 है। सपोज करते हैं लेट एट टाइम t = 0, n की वैल्यू क्या है?
एन की वैल्यू मान लेते हैं उस टाइम कितनी थी, एन नॉट थी, कितनी थी, एन नॉट थी। तो फिर इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको कोई इक्वेशन रख दो 1, देन इक्वेशन 1 की बिकम ये क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्या आ जाएगा, लॉग ई एन नॉट, एन की जगह क्या आ गया, एन नॉट, और टाइम की वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, सी की वैल्यू मिली नहीं मिली, हाँ पता चल गया, लॉग टू द बेस ई, एन की जगह क्या आ गया, एन नॉट, कब लेकिन जब टाइम की वैल्यू क्या है 0 है, एन की वैल्यू क्या आ गई, एन नॉट, जब टाइम की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये सब्स्टिट्यूट की तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, सी की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, ये मिटा दूं कि फिर से समझना है आपने, मिटा दूं भाई, तो देखिए ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपके पास log टू द बेस ई एन माइनस टाइम्स लैम्डा टी प्लस सी की वैल्यू क्या है, देखो ये है log टू द बेस ई एन नॉट, है ना, बन गई ये इक्वेशन, लिखो लिखो लिखो, log to the base e and not is equal to c, substitute this value in equation 1, you will get log to the base e and equal to minus lambda t plus log to the base e and not, ठीक है कर लिया। चलिए अब आप देखिए क्यों ना log को एक ही तरफ लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log to the base e and माइनस log to the base e and not is equal to minus lambda t, है ना। अब ये आपको पता ही होगा log m माइनस log n क्या होता है, हाँ बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा log टू द बेस e एन डिवाइड बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है, समझ आ रहा है एक एक स्टेप कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, यस सर। अब देखो ये एक डेफिनेशन, लॉ की जो डेफिनेशन है ना उससे आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एन अपॉन एन नॉट शुड बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, अगर यहाँ से लॉग अपने हटाना है तो यहाँ पर आपको ई की पावर लेनी पड़ती है, ये डेफिनेशन है लॉग की, ठीक है, तो एन अपॉन एन नॉट किसके बराबर आ गया, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है क्लियर। अब एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं यार, एन इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज द फाइनल आंसर, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना, वो क्या हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, और कैसे कम हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं, एन नॉट के साथ ई की पावर माइनस में है ना, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कम भी हो रहे हैं, और कैसे कम हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं, ठीक है क्लियर, इससे ये पता चल जाता है, ये हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, जिसको हम लोग डीके लॉ भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन लॉ भी कहा जाता है, क्लियर। कर लिए सबने, समझ आ गया, ये समझ आ गया, सोए हो यार तुम, तुम्हारा कोई मजा नहीं आएगा पढ़ाने का, बोला करो यार, समझ आया, फिर मजा आया, समझ आना चाहिए। अब करिए कैलकुलेट नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, इसी के साथ है, इसी के साथ कंटिन्यू है, ये हेडिंग अलग से दे दो, हाफ लाइफ पीरियड। हमने वो निकालना है कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, क्या इसकी हाफ लाइफ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, उसको फाइंड करते हैं, वो टी की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग। देखो हाफ लाइफ होती है क्या, पहले ये पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया वो टाइम पीरियड जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, अपनी क्वांटिटी के कितना हो जाए, हाफ हो जाए, उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड बोला जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर आपके पास क्या है 10 kg का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वो 2 दिन में कितना हो जाता है, 5 kg हो जाता है, तो हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया, 2 डेज, फिर 2 दिन में और उससे भी ज़्यादा हो गया तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, 2 डेज। मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो अमाउंट, वो टाइम इंटरवल, हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल में आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना हो जाए,
आधा हो जाए, वो टाइम इंटरवल जिसमें आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना हो जाए, आधा हो जाए, हाफ हो जाए, उसको बोला जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो सपोज करते हैं वो टाइम इंटरवल कितना है, मान लो टी, देखो लेट अस कंसीडर टी बी द हाफ लाइफ पीरियड। मान लेते हैं वो टाइम टी जो है वो कितना है, हाफ लाइफ है। लेट अस कंसीडर टाइम, कैपिटल टी लिखना, लेट अस कंसीडर टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बी द हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा, अगर ये हाफ लाइफ पीरियड है टाइम टी, तो भाई इस टाइम जो अमाउंट है सब्सटेंस की, अमाउंट है किसकी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, वो कितनी हो चुकी होगी, वो n कितना होगा, हो चुका होगा n/2, ये n0/2 है ना, क्योंकि हमने हाफ लाइफ पीरियड की यही तो डेफिनेशन बताई है। हमने यही कहा कि जो हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम इंटरवल है जिस समय क्या होता है, जिस समय जो अमाउंट है सब्सटेंस की वो ओरिजिनल अमाउंट से आधी हो जाए। तो भाई अगर हम कहते हैं कि चलो मान लेते हैं ये कैपिटल टी क्या हाफ लाइफ है, तो भाई फिर n की वैल्यू क्या होगी, n0/2, ओरिजिनल अमाउंट से वो आधा हो चुका होगा। यही वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि t की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो करिए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, इसका नाम रख दो, कोई सेकंड इक्वेशन रख दो, सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू कैपिटल टी, n इज इक्वल टू n0/2 इन इक्वेशन 2। तो कितना आ जाएगा, देखो n की वैल्यू क्या रखनी है मैंने यहाँ पे, n0/2, और n0 तो है यहाँ पर, उसके बाद e⁻ माइनस लैम्डा, t की जगह क्या लिखना है, कैपिटल टी, है ना, t की जगह क्या लिखा मैंने, कैपिटल टी लिख दिया। समझ आया? अगर हमारा t इज इक्वल टू कैपिटल टी है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये हाफ लाइफ है, तो उस समय जो अमाउंट होगी सब्सटेंस की वो ओरिजिनल से कितनी हो चुकी होगी, आधी हो चुकी होगी। ये दोनों वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखोगे आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, n0/2 n0 e⁻ माइनस लैम्डा t, n0 और n0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बना, 2 की पावर -1 है ना, 1/2 है ना, 1/2 है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे 2 की पावर -1 e⁻ माइनस लैम्डा t। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर माइनस, इसकी पावर माइनस, तो उसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं 2 e⁻ लैम्डा t, है ना। हमें हमारा काम है ये t निकालना, किसी तरह से हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो है हाफ लाइफ पीरियड। कैसे फाइंड किया जाए, क्या करेंगे अब इस इक्वेशन में, ये तो पावर में है, तो क्या किया जाएगा, हम लोग यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कौन सा लॉग ले रहे हैं लेकिन फिलहाल हम, लॉग टू द बेस e, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ले जाएंगे तो क्या आएगा, लॉग टू द बेस e 2 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस e e⁻ लैम्डा t। ठीक है ना भाई, यहां तक समझ आ गया स्टेप बाय स्टेप। ये आ गया मेरे पास, लॉग ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लिया, क्या आ गया, लॉग टू द बेस e 2 लॉग टू द बेस e e⁻ लैम्डा t। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये log टू द बेस e है, इससे भी हमारा आंसर आ सकता है, बट हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नेचुरल लॉग में, यानी कि log टू द बेस 10 में। तो अगर उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या करना पड़ता है, 2.303 लिखना पड़ता है log 2। ठीक है, ये अब log टू द बेस 10 आ गया। ठीक है, अगर log टू द बेस e को अगर आपने लिखना होगा किस फॉर्म में, log टू द बेस 10 में, तो आपको ये टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो क्या आ गया, 2.303 log टू द बेस 10, आगे क्या आ गया log 2, और देखो यहाँ पे log टू द बेस e और ये क्या होता है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपल लैम्डा t, क्या बच गया यहाँ पे, लैम्डा t। समझ आ गया ये स्टेप? ओके, अब देखिए आगे क्या करना है, बड़ा सिंपल। अब log 2 की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.3010। ठीक है, log 2 की वैल्यू अगर लॉगरिथम टेबल में देखोगे तो कितनी आती है, 0.3010। यहाँ पे क्या है, लैम्डा t। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा इसका, इसका आता है 0.693, है ना, ये आएगा लैम्डा t, और t की वैल्यू क्या आ गई फिर बताइए, हमें तो यही निकालना था ना, हाफ लाइफ पीरियड, ये तो है हाफ लाइफ पीरियड, कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू, हाँ 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड, खत्म डेरिवेशन। ये आ गई वो हाफ लाइफ पीरियड। तो अगर आपको डीके कांस्टेंट पता हो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पता हो, तो आप लोगों को क्या पता चल सकता है, आप लोगों को उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड पता चल सकता है। तो ये जो कैपिटल टी है, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड, दिस हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। समझ आ गया, क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया कि फिर से बताओ, आ गया, वेरी गुड। तो चलिए अब एक और है इसका छोटी सी डेफिनेशन और पढ़ते हैं। देखिए, मीन
मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मीन लाइफ, मीन MEAN, मीन लाइफ टाइम ऑफ सब्सटेंस, या मीन टाइम भी कहते हैं, मीन टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, देखो ये क्या होता है, ये सिंपल है। ये सिंपल है क्या, ये है एवरेज टाइम, ये वो एवरेज टाइम है जिसमें पूरा पूरा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। द एवरेज टाइम टेकन बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट इज नोन एज मीन लाइफ टाइम। ठीक है, लिख लो उसको। द एवरेज टाइम, अब एक ना एक टाइम पे खत्म होना ना ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो वो एवरेज टाइम क्या है जिसमें ये पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, यूरेनियम है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए रिएक्शंस कर करके अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज को एमिट कर करके क्या कर रहा है, स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है और खुद खत्म हो रहा है। तो एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा यूरेनियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो उसका मीन कितना है, वो एवरेज टाइम कितना है, उसी को बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। ठीक है, तो लिखिए द एवरेज टाइम ड्यूरिंग विच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इज नोन एज मीन लाइफ टाइम, इज नोन एज मीन लाइफ टाइम। और ये मीन लाइफ टाइम मिलता कैसे है, इसको डिनोट करते हैं टाउ से। किसे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई इसको, टाउ से। हाँ, टाउ जी से डिनोट करते हैं। और ये होता किसके बराबर है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है उसका, दिस टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द एवरेज लाइफ टाइम इज गिवन बाय टाउ विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब मुझे बताओ लैम्डा किसके बराबर था, या जो टाइम पीरियड था वो किसके बराबर था, हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर था, एज वी नो दैट 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 0.693 डिवाइड बाय टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो टाउ की वैल्यू देखो क्या आती है भाई, ये तो पता है ना आपको, टी इज इक्वल टू ये आता था। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय लैम्डा ना, ये तो टी आ गया ऊपर, ये आ गया 0.693, है ना, यही है, ये आएगा ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी। टाउ कितना आ गया, 1.44 टी। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज लाइफ टाइम किसके बराबर होता है, 1.44 इंटू हाफ लाइफ पीरियड। लिख लो उसको ऐसे, वर्ड्स में भी लिख लो, एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1.44 इंटू, ये टी कौन है, हाफ लाइफ पीरियड है। एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ पीरियड। तो ये थे आपके दो रेडियोएक्टिव, दो नहीं कितने थे, 5। तो ये थे आपके 5 रेडियोएक्टिव लॉज। ठीक है, 5वां जो है पूरी पूरी डेरिवेशन है, इसको डीके लॉ भी कहते हैं। और स्पेशली आपको ये भी पूछा जा सकता है, डीके लॉ को पूरा पूरा डेरिवेशन ड्राइव करो, या आपको ऐसा बोला जाएगा ड्राइव द एक्सेलरेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। तो अगर ऐसी भी डेरिवेशन आती है एग्जाम में, ड्राइव द एक्सेलरेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फिर भी आपको पूरी पूरी ये डेरिवेशन ड्राइव करके तो आंसर मिलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए जगह जाएंगे।